गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक। तो सबसे पहले आपके पास चैप्टर का नाम है सारणिक। तो आपके पास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सारणिक की परिभाषा क्या होती है, सारणिक को हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले सारणिक की परिभाषा पढ़ेंगे। ओके, तो देखो सारणी की परिभाषा क्या है। प्रत्येक वर्ग अवयव एक निश्चित संख्या अथवा व्यंजक से संबंधित होता है। उस निश्चित संख्या अथवा व्यंजक को वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। यानी आपके पास प्रत्येक वर्ग अवयव का मतलब होता है ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। 2 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, 1 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो वो अवयव कौन सा होता है, वर्ग अवयव। तो प्रत्येक वर्ग अवयव किस रूप में हो, एक निश्चित संख्या अथवा व्यंजक। व्यंजक का मतलब होता है एक्स वाई के पदों में, व्यंजक से संबंधित होता है। तो इस निश्चित संख्या अथवा व्यंजक को वर्ग अवयव का हम क्या कहते हैं, सारणिक। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो वर्ग अवयव होता है उसका हम क्या निकाल सकते हैं, संख्यात्मक मान, यानी उस वर्ग अवयव की हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब आपके पास कोई भी वर्ग अवयव उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, उस वर्ग अवयव की क्या कहलाती है, वो सारणिक कहलाती है। इसे एक का सारणिक ये आपके पास वर्ग अवयव। तो ये जो बाहर जो मोड की फॉर्म में आपके पास ये मोड की तरह, इसको मोड नहीं बोलेंगे। ये किसको डिनोट करता है, ये सारणिक के नोटेशन को डिनोट करता है। तो एक का सारणिक यानी अवयव एक का सारणिक, या डेट ऑफ ए, डेट का मतलब है डिटरमिनेंट्स अथवा डेल्टा से निरूपित किया जाता है। तो सारणी को हम कितने प्रकार से निरूपित करते हैं, 3 प्रकार से। आपकी इच्छा किसी भी प्रकार से निरूपित कर सकते हो। ओके, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है A = A B C D 2/2, किस कोटि का अवयव आपके पास, ये 2/2। तो इस अवयव का सारणिक को हम कैसे लिखेंगे, तो A का सारणिक इज इक्वल टू अवयव A का सारणिक इज इक्वल टू, ये जो बड़ा कोष्टक है अवयव की फॉर्म में, इसको हम किस में लिखेंगे, सारणिक, ऐसे दो, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, इज इक्वल टू डेट ऑफ ए या डेल्टा। यानी इस सारणी को हम कितने प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, 3 प्रकार से। ओके, तो सारणी की परिभाषा हो गई, सारणी को हम किससे डिनोट करते हैं और किस टाइप से हम उसको लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक का मान। तो सारणिक को क्या मान कैसे निकालेंगे, आपके पास देखो, प्रथम क्रम की सारणिक का मान। जब आपके पास प्रथम क्रम का मतलब प्रथम कोटि के अवयव में एक पंक्ति और एक स्तंभ होता है, तो इसमें अवयव की संख्या भी कितनी होती है, एक। प्रथम कोटि का मतलब है उस अवयव के अंदर एक तो पंक्ति होनी चाहिए और एक ही क्या हो, उसके अंदर स्तंभ हो, तो उसमें अवयव की संख्या भी कितनी होगी आपके पास, एक ही होगी। ठीक है ना, यानी प्रथम क्रम की सारणी, प्रथम क्रम मतलब 1/1 कोटि का, 1/1 कोटि। ओके, उसके बाद आपके पास देखो, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया A = 2 और इसकी कोटि कितनी है, 1/, यानी एक ही इसमें पंक्ति है और एक ही इसमें क्या है, स्तंभ। तो इसका मतलब कौन सी, प्रथम क्रम की सारणिक। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, एक का सारणिक बराबर 2 का सारणिक बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 है तो 2, 5 है तो 5, 7 है तो 7, क्योंकि यहाँ अवयव की संख्या कितनी है, इसमें अवयव की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ 5 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, एनीवन, वो वैल्यू सेम टू सेम यहाँ आ जाएगी आपके पास, किसमें, प्रथम क्रम की सारणी। जैसे आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी हो, जैसे मैं लिखूं अवयव A की वैल्यू है -2, तो मैं इसका सारणिक निकालूं तो A का सारणिक इज इक्वल टू -2 का सारणिक बराबर कितना आएगा, -2। अब ये -2 है तो -2, -5 है तो -5, ये पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि जब ये मोड नहीं है, जब इसके पास बाहर मोड होता है तो मोड तो माइनस को क्या कर देता है, प्लस, लेकिन ये मोड नहीं है, ये किसको डिनोट करता है, ये सारणिक को डिनोट करता है। तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगी, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। ओके, ये तो आपके पास हुई प्रथम क्रम की सारणी का मान। दूसरी आपके पास है द्वितीय क्रम की सारणी का मान। जब आपके पास सारणी किस कोटि की हो, द्वितीय क्रम मतलब द्वितीय कोटि के अवयव में 2 तो क्या हो, पंक्ति, व 2 क्या हो, स्तंभ, यानी इसके अंदर 2 ही तो पंक्ति हो और 2 ही क्या हो, उसके अंदर स्तंभ हो। और तो इसमें अवयव की संख्या कितनी होती है हमारे पास, अब इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, 4 होगी अवयव की संख्या।
जैसे देखो, जैसे ए बी सी डी 2/2, यानी जो अवयव ए है किस कोटि का है, 2/2 कोटि का है। ओके, यानी दो तो पंक्ति है और दो ही हमारे पास क्या है, इसका। तो इस अवयव का मान हम कैसे निकालेंगे, ए का सारणिक बराबर ए बी सी डी का सारणिक। जब आपके पास सारणिक 2/2 कोटि की होती है, 2/2, तो उसका मान हम कैसे निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हम प्रत्येक वर्ग अवयव का मान निकालें तो आपके पास वो मान क्या कहलाता है, वो सारणिक कहलाता है। और सारणिक का ही हम क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ओके, तो ए बी सी डी, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए को डी से गुणा करेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, ए डी, फिर बीच में आएगा माइनस, बी को सी से, तो माइनस बी सी। ये याद रखना आपको। ओके, जब सारणिक 2/2 कोटि की होती है तो उसका मान हम ऐसे निकालेंगे, ए को डी से, यानी इस अवयव को इस अवयव से गुणा करो, ए डी, फिर बीच में आएगा माइनस, इसको इससे गुणा करो तो 20 से। ये हो गया 2/2 कोटि की सारणिक का मान। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, ये अवयव आपके पास है, किस कोटि का अवयव है, 2/2 कोटि। इसका मैं सारणिक निकालूं तो एक सारणिक इज इक्वल टू 2 3 4 1। जब आपके पास अवयव 2/2 कोटि का होता है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 2 को तो इससे गुणा करेंगे, 2 को मैं 1 से गुणा किया तो 2 माइनस, 3 को मैं 4 से गुणा किया तो कितना है आपके पास 12, और इसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस 12 कितना हुआ, माइनस का 10। यानी एक का सारणिक की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का 10। ओके, तो 2/2 कोटि की जो सारणिक होती है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 10। और प्रत्येक सारणी का मान क्या होता है, संख्यात्मक मान, संख्या नहीं ना -10। तो ये आपके पास क्या है, इस वर्ग अवयव एक का सारणिक है। ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एक संख्या लो, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लो, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, और बीच में क्या लगा दो, माइनस, बस। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, तृतीय क्रम की सारणिक का मान, यानी तृतीय क्रम मतलब थर्ड कोटि की सारणिक का मान। तृतीय कोटि के अवयव में 3 तो पंक्ति होती है और 3 ही क्या होती है, स्तंभ होती है, और इसमें अवयव की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। यानी ऐसा वर्ग अवयव जिसके अंदर 3 तो पंक्ति और 3 ही क्या हो, स्तंभ हो, तो वो सारणी कौन सी होती है, 3/3 कोटि की होती है, और उसमें अवयव की संख्या कितनी होती है, 9। जैसे मैं लिखा सारणी की A11 A12 A13, तो आपके पास इसमें 3 तो पंक्ति है, 3 ही क्या है, स्तंभ। अवयव की संख्या क्या होगी, जब हम किसी भी वर्ग अवयव के अंदर अवयव की संख्या निकालते हैं, अवयव चाहे आयताकार और चाहे वर्गाकार हो, तो उसमें अवयव की संख्या हम कैसे निकालते हैं, उस अवयव की कोटि को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कोटि कितनी है, 3/3, तो 3/3 को गुणा करो, कितना है, 3 3 9। तो इस अवयव एक के अंदर अवयव की संख्या कितनी होगी, हमारे पास 9 है। ओके, A11 किसको डिनोट करता है, मैंने आपके पास तीसरी प्रश्नावली पढ़ाई थी, मैट्रिक्स में बताया भी था। A11 किसको डिनोट करता है, पहला 1 तो किसको डिनोट करेगा, पंक्ति को, और दूसरा 1 किसको डिनोट करेगा, स्तंभ को, यानी AIJ। AIJ से इसकी तुलना करो, I तो डिनोट करता है पंक्ति को और J किसको डिनोट करता है, स्तंभ को, ठीक है ना। फिर मैं आपके पास लिखूंगा A21, 2 तो किसको डिनोट करेगा, पंक्ति को, पंक्ति को मैं लिख सकता हूँ रो, और स्तंभ को हम क्या लिखते हैं, कॉलन। ओके, रो का मतलब होता है पंक्ति और कॉलन का मतलब क्या होता है, स्तंभ। तो 2 तो किसको डिनोट कर रहा है, आर को, और ए किसको डिनोट कर रहा है, सी को। इसका मतलब क्या है कि जो ये अवयव ये कौन सी है, दूसरी तो पंक्ति है और पहला क्या है, स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। A32 का मतलब क्या होगा, A32, 3 तो किसको डिनोट करेगा, आर, यानी पहला अवयव है वो तो डिनोट करेगा आपके पास आर को, और जो दूसरा आपके पास अक्षर होता है ये किसको डिनोट करेगा, सी, कॉलन को। ओके, इसका मतलब यह है तीसरी तो पंक्ति और दूसरा स्तंभ, देखो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है। ओके, अब यहां देखो, ये होगी आपके पास 3/3 कोटि का अवयव।
थर्ड कोटि के आयु का प्रसार 6 प्रकार से कर सकते हैं। यानी अब इस आयु का प्रसार हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 6 प्रकार से। यानी जब आपके पास आयु की कोटि 3/3 होती है तो 3/3 कोटि के आयु का प्रसार हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। और जब आपके पास आयु की कोटि क्या है? 2/2, तो उसका प्रसार हम एक ही प्रकार से कर सकते हैं, इसको इससे गुणा माइनस इसको इससे गुणा, बस इसका और कोई रूल नहीं है। ओके, लेकिन जब आपके पास आयु की कोटि कितनी हो? 3/3 हो, तो इसको हम कितने प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? 3 प्रकार से, नहीं सॉरी 6 प्रकार से इसका प्रसार कर सकते हैं। कैसे 6 प्रकार से प्रसार कर सकते हैं? पंक्ति R1 R2 R3 व स्तंभ C1 C2 व C3 के अनुदिश प्रसार करते हैं। यानी इस वर्ग आयु का प्रसार हम कितने प्रकार से करेंगे? 6 प्रकार से। 3 तो पंक्तियों के अकॉर्डिंग और 3 स्तंभों के अकॉर्डिंग, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 प्रकार हो गए। ओके, तो देखो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, किसके अनुदिश प्रसार किया मैंने? इसका R1 के अनुदिश। R1 कौन सी है? ये R1 है। पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3, पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2 और तीसरा स्तंभ क्या होता है? C3। ओके, तो इसका प्रसार मैंने किसके अकॉर्डिंग किया है? R1। आप चीज का प्रसार R1 के अनुदिश करो, R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश, C1 C2 C3 के, यानी इसका हम 6 प्रकार से प्रसार कर सकते हैं। यदि 6 कंडीशन के अंदर हमारे पास इस आयु का मान है वो सेम आएगा, उसके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो देखो प्रसार हम करेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो एक का सारणिक इज इक्वल टू R1, तो R1 के अंदर पहला अवयव क्या है? A11, तो हम पहला अवयव लिखेंगे या A11, फिर कॉस्ट है। देखो इस अवयव से जाने वाली पंक्ति और जाने वाला स्तंभ को छोड़ दो, तो इस अवयव से जाने वाली पंक्ति कौन सी है? R1, स्तंभ में C1, इसको छोड़ दो, क्या बच गया? A21 A22 A23 A32 A33, और ये हमारे पास कौन सी है? 2/2 ऑर्डर की पंक्ति है, वो सारणिक है। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, लिख दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ओके, फिर माइनस A12, पहला अवयव लिया मैंने A11, फिर हम कौन सा अवयव लेंगे? A12, तो A12, ठीक है। फिर A12 लिया तो इससे जाने वाली पंक्ति और इससे जाने वाले स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया? 1 2 3 4, इसको इससे गुणा करो, फिर माइनस इसको इससे गुणा करो, फिर बीच में आएगा प्लस A13 लिया तो इससे जाने वाली पंक्ति और जाने वाला स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया? A21 A32 A31 A22, ये लिख दिया मैंने। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास मैंने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, ये हमने क्यों लगाया? ये हम लगाते हैं माइनस 1 की पावर I प्लस j के सम और विषम के अनुसार। जब I माइनस 1 की पावर I प्लस जे का मान सम होता है तो प्लस आएगा, I प्लस जे का मान विषम होता है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ A11 में I का मान कितना है? 1, J का मान 1, यहाँ रखो, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 और 1 कितना हुआ? 2, तो माइनस 1 की पावर 2 और माइनस 1 की पावर 2 क्या होता है? 1। इसका मतलब I और J का मान सम है तो यहाँ आपके पास क्या आएगा? प्लस, तो यहाँ मैंने क्या लगाया? प्लस। दूसरी कंडीशन देखो, A12 I का मान 1 J का मान 2, तो I का मान 1 ऊपर रखो, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, 1 और 2 कितने होते हैं? 3, यानी माइनस 1 की पावर 3 क्या हमारे पास एक विषम संख्या, तो बाहर क्या लगेगा? माइनस, तो हम बाहर क्या लगाएंगे? माइनस। ओके, अगला देखो आपके पास A13 I का मान 1 J का मान 3, मान रखो, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, 1 और 3 कितने होते हैं? 4 क्या है कि सम संख्या, और सम है तो बाहर क्या लगेगा? प्लस, तो बाहर प्लस लगा दिया मैंने यहाँ, तो यहाँ बाहर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो इसके I प्लस J के सम और विषम के अनुसार यहाँ हम क्या लगाते हैं? प्लस माइनस प्लस। ओके, एक बार वापस देखो, मैं एग्जाम्पल लेकर इसको मैं सरल कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके पास। ये आपके पास एक सारणिक है 2 1 3 4 0 5 2 1 4, ये सारणिक है, किस कोटि की है? 3/3 कोटि की। इसका प्रसार मैं किसके अनुदिश कर रहा हूँ? R1 के अनुदिश। ठीक है, अब यहाँ देखो
R1 के अनुदिश में इसका प्रसार कराओ तो यहाँ कितना है 2, तो इसका एक अवयव लो 2 लिया हमने। फिर आपके पास 2 ले रहे तो 2 की संगत पंक्ति को छोड़ दो, संगत स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया 0 5 1 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 0 5 1 4। ओके, फिर यहाँ 1 है तो बाहर क्या लगेगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये जो 1 है ये किस स्थिति के ऊपर है, ये A12 ये A किस स्थिति पर, यानी A की पोजीशन क्या है पहली पंक्ति और दूसरा क्या है स्तंभ, यानी I का मान 1 J का मान 2, 1 और 2 कितने होते हैं 3, इसका मतलब I प्लस J का मान कितना आपके पास विषम है तो बाहर क्या लगेगा माइनस, तो 1। अब मैं 1 को ले रहा हूं तो इसके संगत पंक्ति छोड़ दो और इसके संगत स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया 4 2 5 4, फिर प्लस का 3। मैं प्लस 3 क्यों लिया, क्योंकि जो 3 है 3 की क्या स्थिति है A13 मतलब 13, 1 और 3 कितना होता है 4, 4 समक विषम सम, और सम है तो बाहर क्या लगेगा प्लस। ओके, अब मैं 3 ले रहा हूं तो 3 के संगत पंक्ति और 3 के संगत स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया 4 0 2 1। अब इसको सरल कर लो 2 इंटू ये जो सारणिक है ना किस कोटि की, ये 2/2, ये 2/2, ये 2/2, और 2/2 कोटि की सारणी को हम कैसे सरल करते हैं, इसको इससे गुणा, कितना आया 4 को 0 से किया तो 0, माइनस 5 को 1 से किया तो 5, माइनस 1, 4 चौक 16, माइनस 5 दूनी 10, प्लस 3, 4 एका 4, माइनस 0, तो कितना आया 0 माइनस 5, 5 दूनी माइनस 10, 16 माइनस 10 कितना हुआ 6, और 6 को 1 से गुणा किया तो माइनस 6, प्लस 3 को 4 से गुणा किया तो 3 चौके 12, कितना हुआ 16 और 6 कितने हो गए, नहीं सॉरी 10 और 6 कितने हो गए माइनस के 16, माइनस 16 प्लस 12 कितना हुआ माइनस का 4, तो इस सारणिक का मान कितना आया माइनस का 4, किस कोटि की है 3/3। ये तो हमने कब किया, जब इस सारणी का प्रसार मैंने कौन सी पंक्ति के अकॉर्डिंग किया, R1 के अकॉर्डिंग इसका प्रसार किया। यदि मैं इसका प्रसार मान लो मैं R3 के अनुदिश कर रहा हूं तो देखो कैसे आएगा, वैल्यू सेम आएगी आपके पास R3 के अनुदिश। यहां लिखना पड़ेगा सारणिक 1 का प्रसार R3 के अनुदिश करने पर, यहां लिखना पड़ेगा आपको, यानी कौन सी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करे, R3 है तो R3, R1 है तो R2, C1 है तो C2, C2 है तो C2, ठीक है ना आपके पास NU1 को कुछ भी। अब देखो मैं R3 का अनुदिश कर रहा हूं तो R3 का प्रथम अवयव कितना है 2, तो यहां हम क्या लिखेंगे 2। ओके, अब देखो 2 किस पोजीशन के ऊपर है बेटा, ये चेक करो पहले, 2 की पोजीशन क्या है, 2 की पोजीशन है A31, यानी तीसरी तो पंक्ति पहला स्तंभ है, तीसरी तो पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब 3 1, 3 प्लस 1 कितना हुआ 3 प्लस 1 4, 4 सम विषम सम संख्या, सम तो बाहर क्या लगेगा प्लस। ओके, अब देखो 2 ले रहे हम तो 2 के संगत पंक्ति को छोड़ दो, 2 के संगत स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया 1 3 0 5, समझ गए ना 1 3 0 5। फिर मैं क्या लूंगा 1, R3 ले रहे हो तो R3 के अवयव लिखेंगे हम 1 किस पोजीशन के ऊपर है, A32, तीसरी तो पंक्ति दूसरा स्तंभ है 1, इसका मतलब 3 प्लस 2 कितना आया 5, 5 सम विषम संख्या है तो बाहर क्या लगेगा माइनस। अब मैं 1 ले रहा हूं तो 1 के संगति पंक्ति छोड़ दो और 1 के संगति स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया 2 3 4 5। ओके, फिर प्लस का कितना आएगा 4 की कंडीशन क्या है A33, 3 और 3 6, इसका मतलब सम संख्या, और सम है तो बाहर क्या लगेगा प्लस। 4 ले रहा हूं तो इसके संगत पंक्ति संगत स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया 2 1 4 0। अब इसको सरल कर लो, ये सारणिक किस कोटि की है 2/2, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, माइनस 0, फिर माइनस 1, 5 को 2 से किया तो 10, माइनस 4 दिया 12, प्लस 4, 2 को 0 से किया तो 0, माइनस 4 एकम 4, 5 माइनस 0 5, 5 को 2 से किया तो 10, माइनस 10 माइनस 12 माइनस का 2, माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो प्लस 2, फिर आपके पास माइनस का 4 प्लस 4, माइनस 4 16,
10 से 2 12 -16 बराबर कितना आया -4। देखो यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यानी यहाँ तो मैंने इस सारणी का प्रसार कौन सी पंक्ति के अनुदिश R1 के अनुदिश -4, इसका प्रसार R3 के अनुदिश -4। यदि मैं इसका प्रसार C1 C2 C3 के अनुदिश भी करूं तो भी इसका मान कितना आएगा -4। ओके, तो ये तो हमारे पास है। जब सारणी की कोटि 3/3 होती है तो उसका मान हम ऐसे निकालते हैं। ओके, आपको एक याद रखना, R1 के अनुदिश या R2 के अनुदिश किसी के भी अनुदिश कर दो आप। ओके, नेक्स्ट नोट, तृतीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करने की सारूस आकृति। आपके पास जब सारणी की कोटि कितनी होती है 3/3 होती है तो उसको हम दो प्रकार से उसको में मान निकाल सकते हैं। एक तो उसका हम प्रसार कर सकते हैं 6 प्रकार से, R1 R2 R3 C1 C2 C3, या फिर उसका दूसरा मेथड हो रहा है, वो मेथड है सारूस आकृति। यानी इसका मान हम किससे निकाल सकते हैं, सारूस आकृति से निकाल सकते हैं। देखो सारूस आकृति क्या होती है, इसी एग्जाम्पल को लेकर चलता हूं मैं। उत्तर आपके पास सेम आएगा दोनों का। ये तो है प्रसार रूप में, ये तो 3/3 कोटि का क्या है, प्रसार किया हमने R1 R2 R3 के अनुदिश। इसके अंदर हम प्रसार नहीं करेंगे, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, सारूस आकृति। यानी आपके पास कोई मेथड है, उसका नाम है सारूस डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लिखेंगे, जो भी आपके पास आयु है उस आयु को किस रूप में लिखेंगे, सारणी के रूप में लिख दिया। अब इस सारणी के आगे C1 और C2 स्तंभ को सेम टू सेम लिख दो, 2 4 2 1 0 1। ओके, C1 को और C2 को इस सारणी के आगे सेम टू सेम लिख दो, लिख दिया। अब देखो इसको इससे हम गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे हम, फिर इसको गुणा करेंगे। यानी जो यहाँ आपके पास R1 का पहला अवयव है 2 से सेम टू नीचे लाइन खींच दो, इस लाइन के ऊपर जो भी अवयव आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा लो और फिर तीसरा लो। यानी पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव। अब सारणी कंप्लीट होगी ना। अब नीचे से चलो, ऐसे नीचे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो। इसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही अवयव बचने चाहिए, एक तो इधर वाला अवयव और एक इधर वाला। यानी एक तो ये 4 और एक ये 0। बाकी के अवयव इन लाइनों के ऊपर होने चाहिए आपके पास। ओके, अब देखो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू, इधर से ये वैल्यू 2 0 4। पहली लाइन क्या है, पहली लाइन के ऊपर कितने अवयव हैं, 3, 2 0 4। इसको गुणा करो, 2 को 0 से किया तो 0, 0 को 4 से किया तो 0, तो 0। फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस, पहली लाइन को गुणा किया प्लस, अब दूसरी लाइन को गुणा करो, 1 5 2, 1 को 5 से किया तो 5, 5 को 2 से किया तो 10, प्लस तीसरी लाइन क्या है, 3 4 1, 3 को 4 से किया तो 12, 12 और 1 नहीं सॉरी 12 को 1 से गुणा किया तो 12। ओके, फिर देखो पहली लाइन को गुणा किया लिख दिया, प्लस दूसरी लाइन को गुणा किया प्लस तीसरी लाइन को गुणा किया, आपके पास कंप्लीट। अब बीच में क्या आएगा, माइनस। यानी ऊपर से मैंने कितनी लाइन ली है, 3 लाइन ली है। फिर बीच में क्या आएगा, कितना आया 0, फिर प्लस दूसरी लाइन को गुणा करो, 1 5 2, कितना आया 10, फिर प्लस तीसरी लाइन को गुणा करो, 4 चौक 16, 16 को 1 से गुणा किया तो 16, बस। यानी ऊपर वाली तीनों लाइनों को गुणा करो, फिर बीच में माइनस, नीचे वाली तीनों लाइनों को गुणा करो। ओके, अब यहाँ देखो 10 और 12 कितने होते हैं, 10 और 12 हमारे पास 22, माइनस 16 और 10 कितने होते हैं आपके पास 26, और 22 में 26 गए तो कितने बच गए बेटा, -4। ओके, पहले भी -4, इसमें -4, इसमें -4। इसका मतलब मैंने इसका प्रसार किया R1 के अनुदिश, इसका प्रसार किया R3 के अनुदिश, वैल्यू -4। फिर मैंने इसमें सारूस डायग्राम लगाया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -4। ओके, तो आपकी इच्छा है जब आपके पास कोई भी अवयव उसकी कोटि 3/3 होती है तो उस अवयव की सारणी का मान निकालते हैं, तो या तो उसका प्रसार करो या फिर उसके अंदर सारूस आकृति लगाओ, आपकी इच्छा है। आंसर दोनों का सेम आएगा आपके पास। ओके, एक बार वापस देख लो। सबसे पहले हम उस अवयव की सारणी लिखेंगे, सेम टू सेम लिख दी, फिर C1 और C2 स्तंभ सेम टू सेम आगे उतार दो। अब यहाँ पहला अवयव लाइन खींचो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर नीचे से 3 लाइन, 1 2 3, ऊपर से तीनों लाइन पहले मल्टीप्लाई किसको करेंगे, ऊपर वाली लाइनों को, ऊपर से जो आ रही है उनको,
पहली लाइन को गुणा करो लिखो, प्लस दूसरी लाइन को गुणा करो, प्लस तीसरी लाइन को गुणा करो, फिर कोष्टक लगा लो, फिर बीच में क्या आएगा माइनस। अब नीचे वाली लाइनों को पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर इसको सरल कर लो। वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -4। ओके, नेक्स्ट, ये तो ही सारू साफ करती। अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, यानी आव्यूह और सारणिक के मध्य हमारे पास क्या है अंतर। आव्यूह और सारणिक के मध्य अंतर क्या होगा, आव्यूह का एक सुव्यवस्थित रूप है एवं उसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, यानी आव्यूह है, आव्यूह के आपके पास एक सुव्यवस्थित रूप है, या तो फिर वो आयताकार रूप में होगा या फिर वो वर्गाकार रूप में होता है। जैसे मैं आपके पास लिखूं ये आव्यूह 2 3 4 5, ये आव्यूह है, सिर्फ आव्यूह क्या है, ये व्यवस्थित तो रूप है, इसका मान नहीं निकाल सकते, तो ये तो आव्यूह है। ओके, मान नहीं होता है, जबकि सारणिक एक निश्चित संख्या होता है, जबकि सारणिक का मान क्या होता है, एक निश्चित संख्या। जैसे इस आव्यूह को मैं सारणी के रूप में लिखूं 2 3 4 5, सारणी के रूप में लिखो, वैल्यू निकालो, 5 दूनी 10, -4 दिया 12, कितना आया -2। यानी सारणिक का तो क्या होता है निश्चित मान होता है, लेकिन आव्यूह का क्या नहीं होता निश्चित मान। ये तो इसका क्या है पहला अंतर। दूसरा अंतर, आव्यूह किसी भी क्रम की हो सकती है, आव्यूह के साथ किसी भी क्रम का हो सकता है। आव्यूह 2/3 का भी हो सकता है, 3/2, 2/2, 3/3, कोई भी कोटि का हो सकता है आव्यूह। लेकिन जबकि सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है बराबर, क्योंकि सारणिक हम कौन सी आव्यूह की निकाल सकते हैं, वर्ग आव्यूह की। ये आपके पास आव्यूह है 2/3 कोटि, 3/2 कोटि, इसका हम सारणिक नहीं निकाल सकते, क्योंकि सारणिक हम उसी आव्यूह की निकालेंगे जो आव्यूह आपके पास क्या हो वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर हो, ठीक है ना। तो आव्यूह है किसी भी कोटि का हो सकता है, लेकिन जो सारणिक होती है, सारणी के अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है समान। आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर नई आव्यूह प्राप्त होती है, यानी एक नया आव्यूह मिलता है। जब हम किसी भी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं तो हमारे पास एक नया आव्यूह मिलता है, और उसको हम क्या कहते हैं आव्यूह एक का ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह। जैसे मैंने आपको एक बताया था पीछे मैट्रिक्स पढ़ी थी हम, परिवर्त आव्यूह। जैसे ये आव्यूह है A 2 3 4 -5, मैं इसका परिवर्त आव्यूह निकालूं एक का ट्रांसपोज, तो पंक्तियों को किस में चेंज कर दो स्तंभ में, तो ये नया आव्यूह है। ये अलग आव्यूह है, ये अलग आव्यूह है। ओके, तो आपके पास पंक्तियों को किस में चेंज किया स्तंभ में, तो हमारे पास एक नया आव्यूह मिला, और जिसे हम क्या कहते हैं परिवर्तित आव्यूह। जबकि ऐसा करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि सारणिक के अंदर हम पंक्तियों को स्तंभों में बदलते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी पहले सारणिक का मान 5 आ रहा है, तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने के बाद भी उस सारणिक का मान कितना आएगा 5 ही आएगा आपके पास, ठीक है। ये तो हमारे पास हुए 3 अंतर आव्यूह और सारणिक में। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स, माइनर ऑफ एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, यानी सारणिक के उपसारणिक और सहखंड निकालना। तो देखो उपसारणिक क्या होती है, माइनस उपसारणिक, सारणिक ए में अवयव aij का उपसारणिक aij से जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक शेष प्राप्त होती है उसे aij का उपसारणिक कहते हैं तथा इसे mij से निरूपित करते हैं। यानी उपसारणिक हम किससे डिनोट करते हैं mij, या फिर इसको हम aij से भी लिख सकते हैं, aij। ओके, aij से भी लिखते हैं mij से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके पास। तो देखो परिभाषा क्या है, सारणिक ए में अवयव aij का उपसारणिक कैसे लिखेंगे, aij से जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक शेष प्राप्त होती है उसे हम क्या करते हैं aij का उपसारणिक, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं उपसारणिक को mij या फिर aij से निरूपित करते हैं। जैसे ये कोई सारणिक है a1 a12 a13 a21 ये, ओके, इसके अंदर मैं पहले अवयव की उपसारणिक लिख रहा हूँ a11 का उपसारणिक। तो परिभाषा क्या है,
कि AIJ से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को निकाल दो। तो देखो इस अवयव से जाने वाली पंक्ति और जाने वाले स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया? 822, 823, 832, 833। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। ये जो मान है ये क्या है? इस अवयव की क्या है? उपसारणिक। जैसे मैं आपके पास एग्जाम्पल लूं कोई, ये मेरे पास कोई भी सारणिक है, A = 2 3 4 1 5 6 0 1 3। मैं सारणिक निकाल रहा हूं 3 की। ओके, तो अवयव 3 की उपसारणिक क्या लिखूंगा मैं इसको? M अवयव 3 किस पोजीशन के ऊपर? अवयव 3 देखो अवयव 3 की पोजीशन क्या है हमारे पास? A12। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? A12 यानी M12/3। देखो M का मतलब क्या है? उपसारणिक, और 12/3 का मतलब यानी अवयव 3 की क्या है? ये उपसारणिक। अवयव 3 की उपसारणिक बराबर क्या है? इसके संगत जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। तो 3 से जाने वाली पंक्ति ये और स्तंभ ये छोड़ दो, क्या बच गया? 1 6 0 3। अब इसको गुणा करो, 1 को 3 से क्या तो 3, -6 को 0 से क्या तो 0 बराबर 3। यानी अवयव 3 की उपसारणिक कितनी आई? 3। ओके, वही मैं मान निकाल सकता हूँ 6 का। 6 किस पोजीशन के ऊपर है हमारे पास? 6 की पोजीशन देखो क्या है? 2 3। तो क्या लिखूंगा मैं? M23/6 यानी अवयव 6 की उपसारणिक। M किसको डिनोट करता है? उपसारणिक को। 2 3 किसको डिनोट करता है? अवयव की स्थिति, यानी अवयव की स्थिति क्या है? दूसरी पंक्ति और तीसरा क्या है? स्तंभ। तो देखो M23/6 यानी अवयव 6 की उपसारणिक बराबर कैसे निकालते हैं? इस अवयव से जाने वाली पंक्ति और इस अवयव से जाने वाले स्तंभ को छोड़ दो। तो इसको और इसको छोड़ दो, तो पंक्ति ये स्तंभ ये, क्या बच गया? 2 3 0 1। गुणा करो इसको, 2 को 1 से क्या तो 2, -3 को 0 से क्या तो 0 बराबर कितना है? 2। तो अवयव 6 की उपसारणिक 2, अवयव 3 की उपसारणिक 3। ओके, ऐसे ही हम प्रत्येक अवयव की क्या निकाल सकते हैं? उपसारणिक। इसके अंदर अवयव कितने हैं? 6। तो 6 अवयव की कितनी उपसारणिक आएगी? 6। ऐसे निकालेंगे हम। किसी भी अवयव की उपसारणिक निकालना चाहते हो तो उस अवयव के संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, बाकी जो अवयव बच गए उनको लिख दो और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये तो होती है उपसारणिक निकालना किसी भी अवयव की। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या आता है? सेकंड। देखो कोफैक्टर, किसी भी सारणिक में आई हुई पंक्ति एवं जे स्तंभ में प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव AIJ सारणी का सहखंड कहलाता है। सहखंड को हम डिनोट करते हैं FIJ या फिर CIJ से। ओके, तो हम यहाँ इसको किससे डिनोट करेंगे? FIJ से, ठीक है ना। और यहाँ हम उपसारणी को किससे डिनोट करेंगे? MIJ या फिर AIJ। MIJ से भी डिनोट कर सकते हैं, AIJ से भी डिनोट कर सकते हैं। सहखंड को FIJ से भी डिनोट करते हैं, CIJ से भी डिनोट कर सकते हैं। F का मतलब कोफैक्टर, C का मतलब कोफैक्टर। बात एक ही है। ये आपके पास M का मतलब क्या है? माइनस, ठीक है ना। तो देखो किसी भी अवयव का हम सहखंड निकालते तो ये सूत्र याद रखना, FIJ बराबर -1/i+j इंटू MIJ। यानी जो सहखंड है वो उपसारणिक की सहायता से निकलता हमारे पास, ठीक है ना। जैसे मैं आपके पास कोई भी अवयव लूंगा, आपके पास जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल भी दिया, जैसे सारणिक A का मान है ये सारणिक किस कोटि की है? 3/3। तो पहला अवयव A11 का सहखंड है, क्या लिखूंगा? F11। 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, F का मतलब सहखंड, ठीक है ना। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ का सहखंड बराबर सूत्र क्या है? -1/i+j यानी i का मान 1, j का मान 1, 1 1 2। ओके, अब इसके संगत पंक्ति छोड़ दो, संगत स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया? ये 4 लिख दो। और ये सारणी किस कोटि की है? 2/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये, और -1/2 क्या होता है? प्लस सम संख्या है ना, तो M11। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ कोई भी anyone, ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये ले रहा हूं मैं 2 3 4 1 5 6 0 1 3।
मैं निकाल रहा हूं आपकी बार 5 का अवयव, 5 का सेकंड। 5 है, किस पोजीशन के ऊपर है 5? ये चेक करो आप, 5 की पोजीशन क्या है, देखो 5 दूसरी तो क्या है पंक्ति, और दूसरा क्या है स्तंभ। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A22 बराबर कितना है 5, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव कितना है 5। इसका मैं क्या निकालूंगा, सेकंड। तो सेकंड का सूत्र क्या है, Fij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। कोई दिक्कत, वैल्यू पुट कर दिया Fij, i का मान 2, j का मान 2। पहले आपके पास अवयव की पोजीशन पता होनी चाहिए, किस पोजीशन के ऊपर है वो, यानी i और j का मान वैल्यू रखो F22 ओवर 5, यानी अवयव 5 का सेकंड। F का मतलब सेकंड, M का मतलब उपसारणिक, तो F22 ओवर 5 यानी अवयव 5 का सेकंड इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 M22। ओके, अब देखो M22 क्या है, उपसारणिक। इसका मतलब इसका उपसारणी निकालू मैं, तो इसका उपसारणी कितना आएगा आपके पास, अवयव 5 की उपसारणी कितनी आएगी, देखो अवयव 5 के संगत पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया रे, -1 की पावर कितनी आई 4, कितना बचा 2 4 0 3। ओके, तो -1 की पावर 4 क्या होता है, प्लस 2 को 3 से क्या तो 6 -0, और 6 -0 कितना होता है 6। ये तो क्या हुआ अवयव 5 का सेकंड 6। मैं एक और निकाल रहा हूं, जैसे आपके पास सपोज करो मैं 0 है, 0 का निकाल रहा हूं, तो 0 की स्थिति क्या है, 0 क्या है तीसरी तो क्या है पंक्ति, और पहला क्या है स्तंभ, तो क्या लिखूंगा इसको A31 बराबर 0, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। सूत्र में मान रखो F31 ओवर 0, यानी अवयव 0 का सेकंड, अवयव 0 का सेकंड तीसरी पंक्ति। सूत्र मान रखो -1 की पावर 3 प्लस 1, ठीक है, M31। तो M31 का मतलब क्या है उपसारणिक, तो उपसारणी निकालो किसकी 0 की, तो 0 की उपसारणी कितनी आएगी, 0 के संगत पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया -1 की पावर कितनी आई 4, कितना बचा 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करो -1 की पावर 4 सम संख्या, इसका मतलब बाहर क्या लगेगा प्लस, यदि मान लो यहाँ 3 है तो बाहर क्या लगेगा माइनस, विषम संख्या है तो माइनस, सम संख्या तो प्लस। ओके, 3 को 0 6 या 3 को 6 से गुणा किया तो 18, -5 चौक 20, कितना आया 18 -20 माइनस का 2। तो अवयव 0 का सेकंड कितना आया माइनस का 2। ओके, तो ऐसे हम क्या निकालते हैं सेकंड इस सूत्र से, और उपसारणिक आपके पास पीछे हमने बताई है। तो ये आपके पास हुआ एक्सरसाइज 4.1 का मैटर, सारणी की परिभाषा, सारणी का मान कैसे निकालते हैं, जब उस सारणी की कोटि 1/1 2/2 3/3 होती है, उसके बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के बीच में अंतर पढ़े हमने, फिर हमारे पास हमने पढ़े हैं माइनर और कोफैक्टर। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। धन्यवाद।